हाँ जी, नमस्कार सभी को। डे 14 लेक्चर 2 एनसीईआरटी इकोनॉमी का। हमने लास्ट लेक्चर में ब्रिटिश के टाइम इंडियन इकोनॉमी कैसी थी और ब्रिटिश ने आके कैसे उसे एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, इसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। आज जो हमने पढ़ना है, अब इंडिपेंडेंस के टाइम हमें कैसी इकोनॉमी मिली और हमने क्या इकोनॉमिक डिसीजंस लिए उन सारी प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए, वो आज के लेक्चर में हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बिल्डअप होगा। अगले लेक्चर में रिफॉर्म्स ऑफ 1990 पढ़ेंगे, सॉरी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो धीरे धीरे हम बिल्डअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले, अब जब इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे आई थी तो हम कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इसके बारे एक बारी बात करें। देखो, इंडिया के अंदर पावर्टी का बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे हमारे यहाँ पे आर्टिजन, जो हमारे कारीगर थे, उन सबकी जॉब्स खत्म हो गई थी। ऑल्टरनेटिवली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में कोई किया नहीं गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन डिपेंड कर रही थी। एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत बुरी थी और हमारे यहाँ से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ ब्रिटिश ने किया, यहाँ से सारी की सारी वेल्थ धीरे धीरे ब्रिटेन में ट्रांसफर की गई। उसके कारण इंडिया बहुत बुरी तरीके से पॉवर्टी से सफर कर रहा था। हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन आज भी है, उस टाइम तो और भी ज़्यादा थी। ठीक है, मिनिमम नीड्स भी हम अपनी नहीं पूरी कर पा रहे थे। और दूसरी साइड पे हमारी पॉपुलेशन में, इसी के साथ एक और जुड़ी बात, हमारी पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। देखो, ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर अमीर क्लास ही नहीं थे, अमीर लोग ही नहीं थे। हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस क्लास भी एग्जिस्ट करती थी, अमीर लोग भी एग्जिस्ट करते थे, जिन्हें वर्ल्ड वॉर्स के साथ बहुत सारा फायदा भी हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज इंडिया में लगी थी, तो बहुत सारी का फायदा बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को हुआ था। इसके अलावा जमींदार भी इंडिया में थे, जो रेवेन्यू अच्छा खासा ब्रिटिश के शेयर से कमा रहे थे। तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी गरीब थी, पर एक बहुत ही छोटी सी माइनॉरिटी आपकी बहुत ज्यादा अमीर थी। ठीक है, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अमीर भी थी। तो इंडिया में एक साइड पे पावर्टी हद से ज्यादा थी, जहां पे लोग अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पा रहे। तो उस साइड पे इंडिया में ऐसी भी क्लास उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी, जो अपनी सारी की सारी लग्जरीज भी मीट कर सकती है। ठीक है, तो हम ये दोनों प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, पावर्टी भी और इनइक्वालिटी भी। इसके अलावा इंडिया में हंगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया में बहुत ज्यादा डेथ्स, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रही थी, तब तो इंडिया में बहुत ज्यादा डेथ्स हंगर के कारण हुई है, क्योंकि जैसे विंस्टन चर्चिल आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उन्हें इंडिया में काफी ज्यादा और बहुत सारी कॉलोनीज में उनसे नफरत की जाती है, एक बहुत ही खास चीज के कारण, इंडिया के रिगार्डिंग भी। क्योंकि उनका ये कहना था, इंडिया में लोग भूखे मरते हैं तो मरने दो, इंडिया में जितना राशन है वो सारा यहाँ पे आना चाहिए और वॉर के लिए, वर्ल्ड वॉर 2 में लगना चाहिए। तो इंडिया में जिन सालों में सरप्लस क्रॉप भी रही, उस साल भी हमारे यहाँ पे लोग भूखे ही मरे, क्योंकि यहाँ से सारा के सारा ब्रिटिश राशन उठा के वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वहां पे अपनी खुद की वॉर नीड्स के लिए ले जाते थे। तो उसके बाद भी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के पास पैसे नहीं थे, तो खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, इस कारण ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू हमारे आगे ये भी था। ठीक है, हंगर से जुड़े हुए बाकी इश्यू, जो मॉल न्यूट्रिशन और बाकी चीजें हैं, वो तो ऑब्वियसली साथ के साथ जुड़े हुए थे। हमारी ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, पर हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही लो प्रोडक्टिविटी का था। देखो, बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा हम डिपेंड करते थे। आज भी इंडिया का 60% से ज्यादा जो एग्रीकल्चर है, मानसून डिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंस आई थी था, यानी कि अगर बारिश जिस साल नहीं आई, या बारिश का टाइम गलत हो गया, या बारिश की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है, तो इंडिया का ज्यादातर एग्रीकल्चर फेल हो जाता है। आज भी ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, उस टाइम पे ये और भी बड़ा इशू था। तो हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन इस पर डिपेंड कर रही है। 90% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे, पर हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है। उस प्रोडक्टिविटी ना होने का मेन कारण है कि हमारे एग्रीकल्चर में कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी नहीं इंट्रोड्यूस की गई, कोई नए सीड्स नहीं इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, तो ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर जैसा था वैसे का वैसे ही छोड़ के रखा हुआ था। कोई नई मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजिकल इनपुट, कुछ भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इसके कारण हमारा एग्रीकल्चर बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ था। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हमारे इंडिया में एक तो कोई इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो, कारीगरों की जॉब्स तो गई थी,
पर उसके बदले इंडिया के अंदर कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगनी नहीं शुरू हुई थी। जैसे हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, कॉटन, जूट, ये सारी इंडस्ट्रीज, बाद में सीमेंट, टाटाज ने आयरन एंड स्टील, ये सब कुछ लगा, पर ये बहुत ही लिमिटेड स्केल पे था, बहुत ही कम जगहों पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज ही थी। इंडिया कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइज्ड देश नहीं था, क्योंकि हमारी ज्यादातर अगर आबादी, आज भी इंडिया लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, क्योंकि हमारी आज भी ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिया के अंदर उस टाइम पे तो इंडस्ट्रियल बेस ही सारा मिसिंग था। हम ज्यादातर चीजें बाहर से मंगवाते थे। ठीक है, इंडिया के अंदर कोई मशीनरी अपनी खुद की नहीं बन रही थी, रॉ मटेरियल ज्यादातर बाहर से आ रहा है, तो इंडिया बहुत ही पिछड़ा हुआ था, अंडर डेवलप्ड था। ठीक है, इसका एक और भी इसके साथ प्रॉब्लम जुड़ी हुई थी इंडिया के अंदर, स्किल। तो इंडिया के अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट का भी कोई प्रोसेस नहीं था जहां पे लोगों को स्किल सिखाई जा सके कि किस तरीके से हमने इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजें डेवलप करनी है, या इंडस्ट्रीज में काम भी कैसे करना है। क्योंकि देखो, इंडस्ट्रीज में काम करना है, लेट्स सपोज लोहे की इंडस्ट्री है, लोहा मेल्ट करना है, हर कोई नहीं मेल्ट कर सकता, और मेल्ट करने के बाद उसे कैसे मोल्ड करना है, सब कुछ करना है, वो एक स्किल काम है। अगर स्किल नहीं है तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते। तो इंडिया के अंदर ना लोगों में स्किल थी, और हमारे यहाँ पे इस कारण इंडस्ट्रियल बेस भी कोई नहीं था। इसके अलावा इंडिया के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था हमारे, ना यहाँ पे कोई बहुत बड़े अच्छे पोर्ट थे, क्योंकि ब्रिटिश ने सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाने के लिए पोर्ट बनाए थे। इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर रोड्स नहीं थी, हमारे रेलवे हमारे सामान को इतना ढोने के लिए नहीं बने हुए थे, ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया की नीड्स को पूरी कर सके। तो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हमने अब जाके स्टेटस तो दे दिया है खैर कि सारा इंडिया इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, पर उस डेफिनेशन में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सी आपके 2020 में स्टेटस आ गया था कि सारा इंडिया इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। इलेक्ट्रीफाई का मतलब है हर गांव तक बिजली पहुंच गई है, पर इसकी डेफिनेशन में ही प्रॉब्लम है कि हर गांव में बिजली पहुंचने का मतलब क्या है। तो सरकार की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर गांव के किसी भी एक सरकारी बिल्डिंग में, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, पंचायत का ऑफिस हो, कोई भी हो, किसी भी एक सरकारी ऑफिस में अगर एक बल्ब भी ऑन हो गया ना, वो विलेज इलेक्ट्रिफाइड है। चाहे बाकी सारे गांव में कोई तारें तक ना बिछी हो, बस एक बल्ब ऑन हो गया है, वो विलेज इलेक्ट्रिफाइड है। या उस गांव के 10% घरों तक बिजली पहुंच गई है, बस वो इलेक्ट्रिफाइड है। ठीक है, तो ये जो दूसरा क्राइटेरिया है कि बस एक सरकारी बिल्डिंग में एक बल्ब जगना चाहिए और वो विलेज इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, तो अभी प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में नहीं हुई है, पर ऑब्वियसली एडवांस हो रहे हैं हम धीरे धीरे, तो पॉजिटिव आउटलुक जरूर है। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया के अंदर देखो, चाहे हमारी ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, हम तब भी फूड डेफिसिट था, हमें ज्यादातर खाना बाहर से मंगवाना पड़ता था, या तो हम इंपोर्ट कर रहे थे। पर हम इतने गरीब थे, हम ऑब्वियसली सारा खाना खरीद भी नहीं सकते थे अपनी सारी आबादी को खिलाने के लिए। तो हम डोनेशंस, फूड स्टैम्प्स की वेट करते थे, कोई कंट्री हमें खाना डोनेट कर दे। इसमें हमें एक और हम स्ट्रगलिंग चीज में फंसे हुए थे कि हम यूएसए या सोवियत यूनियन, इनमें से किसकी साइड लें। क्योंकि दोनों कंट्रीज, देखो दोनों कंट्रीज चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो देश जो आज़ाद हो रहे हैं अब, वो उनकी साइड पे हो जाए, उनकी पॉलिसीज मांगने लगे, उन्हें सुपर पावर माने। इसके कारण वो मदद जरूर करती थी जो कंट्रीज उनकी साइड पे हो रही हैं, पर उसके लिए तुम्हें उनकी तरफ होना पड़ेगा। पर इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट चुना था, तो हम दोनों के साथ दोस्त थे। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आती थी, इन दोनों देशों ने हमसे कोई भी बात मनवानी होती ना, फिर वो आर्म ट्विस्टिंग पे उतर आते थे। यानी कि हमसे बात मनवाने के लिए, जैसे अमेरिका से हमारे लिए खाना आता होता था, ठीक है, फूड इंपोर्ट्स हम अमेरिका से बहुत ज्यादा करते थे, पर जहां अमेरिका को लगता था कि इंडिया से कोई बात मनवानी है, वो हमारा खाने की जितनी भी कंसाइनमेंट्स है वो सारी डिले कर देते थे, ताकि इंडिया में थोड़े से प्राइजेस बढ़ने लगे और इंडिया साथ के साथ बात मानने में मजबूर हो जाए। ठीक है, और फिर खाना देंगे। तो ये सारी चीजें हमारे साथ चल रही थी कि हम कोई एक साइड चूज कर लें, पर ये पॉलिटिकल वॉर में हम नहीं पढ़ना चाहते थे, नॉन अलाइनमेंट हमने यहाँ पे रखी। ठीक है, अब देखो, जब भी आपने इकोनॉमी चुननी है अपनी, आपको इकोनॉमी में हमेशा अपनी कोई ना कोई प्राइमरी मूविंग फोर्स चुननी पड़ेगी। आप किसे प्रियोरिटी, देखो इंडिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम
एग्रीकल्चर को भी डेवलप करें और इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करें कि हम किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। क्या हम एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी इसके ऊपर डिपेंड करती है, या इंडस्ट्रीज को डेवलप करें क्योंकि बिना इंडस्ट्रियल बेस के कोई भी और टेक्नोलॉजी आ नहीं सकती। पर प्रॉब्लम क्या है कि एग्री अब यहाँ पे ये ट्रिकी चीज आती है। देखो एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर के अंदर भी तो टेक्नोलॉजिकल इनपुट चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करना है उसके लिए इंडस्ट्री चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर ट्रैक्टर्स बनेंगे आपके, और पेस्टिसाइड्स बनेंगे, फर्टिलाइजर्स बनेंगे, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के अंदर आएंगी तभी तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा। वहीं पे दूसरी साइड इंडस्ट्रीज तभी डेवलप होंगी जब रॉ मटेरियल आएगा। अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर बढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए सबसे पहले कॉटन, वूल, ये सारी इंडस्ट्री को भी तो डेवलप करना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगी? वो एग्रीकल्चर से आएगी। तो हम एक ऐसी क्रॉस रोड पे फंसे थे जहां पे हमारे पास दोनों चीजें ही नहीं है। हमें ये चुनना है किससे ज्यादा प्रियोरिटी दी जाए। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में हमने अपनी प्रायोरिटी इंडस्ट्री को लिया, पर जो हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंस के बाद था, हम दोनों ने इसे इक्वल वेटेज दी थी। जो आगे जाके मैं आपको फर्स्ट प्लान बताऊंगा, वहां पे इन दोनों को इक्वल वेटेज दी हुई थी। बाद में इंडस्ट्री को धीरे धीरे वेटेज बढ़ी है, ठीक है। और ईयर 2000 के बाद हमने एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट कर लिया मेन सोर्स के तौर पे। अब देखो किसी भी कंट्री को अपना जब भी इकोनॉमिक सिस्टम बनाना होता है, उन्हें तीन फैक्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले ढूंढने होते हैं। मतलब तीन क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले ढूंढने हैं। सबसे पहला है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, क्या चीजें, क्या गुड्स और सर्विसेज हम देश के अंदर बनाएं सबसे पहले, ठीक है, क्या बनाना है। दूसरी चीज है कैसे बनाना है, क्या लेबर यूज करनी है इसके लिए या मशीन यूज करनी है। और तीसरी चीज है कि कैसे बांटना है, ये सामान कैसे डिस्ट्रीब्यूट से खरीद सकता है वो इसे खरीद ले, या मैं सब में बराबर बांट दूं, ठीक है, किस तरीके से बांटना है वो चीजें। तो ये तीन चीजों के आप आंसर कैसे करोगे, इसके बेस पे आपका इकोनॉमिक सिस्टम आपके देश का बनेगा। जो उस टाइम पे सबसे पॉपुलर दो इकोनॉमिक सिस्टम्स थे जो इन क्वेश्चंस के बेसिस पे थे, वो थे आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और आपके कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखो आपका इसका एग्जांपल यूएसए है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी आपका सोवियत यूनियन है। देखो इन दोनों की बेसिकली जो नहीं बनती थी ना, उसका मेन कारण ही इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज था कि ये काम कैसे करते थे। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। क्या चीज बनेगी? जो चीज ऑब्वियसली मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है। कितनी बननी है वही सब कुछ, यही कितनी डिमांड है इसके मुताबिक डिसाइड करेंगे। कैसे बनानी है? अगर लेबर सस्ती है लेबर से बनाओ, अगर लेबर महंगी है तो कैपिटल गुड्स यूज करो, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है? देखो जो जिसकी परचेजिंग पावर होगी वो खरीद पाएगा, वो खरीद लेगा। तो यहाँ पे पर होता क्या है, गवर्नमेंट आपको पूरी फ्रीडम देती है, आप जो काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। अमेरिकन ड्रीम इसी चीज के ऊपर बना हुआ है कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास विल है काम करने की, आप काम करो, जो बिजनेस करना चाहते हो करो, सरकार आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी, जितना ग्रो कर सकते हो कर लो। इसी कारण माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी अमेरिका से निकल पाई हैं, सारी प्राइवेट कंपनियां, ठीक है। पर वहीं पे सिर्फ वही लोग फिर तरक्की कर पाते हैं जिनके पास इस चीज का टैलेंट होगा और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में। जिसके पास मिनिमम रिसोर्सेज भी नहीं है, सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिसोर्सेज इंश्योर करने के लिए। वहीं पे दूसरी साइड पे जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी सोवियत यूनियन आपका ना कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल के ऊपर बना था। कार्ल मार्क्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम है, जो पर्सन जो काम करना चाहता है कर सकता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ये क्रिटिसाइज किया था कि देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है, एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम कार्ल मार्क्स एग्जिस्ट किया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रीफ चीज कि जो एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर अगर 100 वर्कर काम कर रहे हैं, वो 100 वर्कर अपना दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात एक करने के बाद उनके पास मुश्किल से इतने को पैसे बन पाते हैं कि वो अपना बस शायद गुजारा ही कर पाए, जो मिनिमम नीड्स हैं वो पूरी कर पाए।
वहीं पे जो इस कंपनी का सारा प्रॉफिट है, जो मेजर शेयर है पैसे का, वो सारा का सारा जो इन्वेस्टर है या जिसकी ये फैक्ट्री है उसके पास चला जाता है। तो जिस पर्सन ने खुद ग्राउंड लेवल पे मेहनत भी नहीं की है वो सारा का सारा पैसा ले जाता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब मेहनत इन लोगों ने की है, इनके बीच में पैसा बराबर बंटना चाहिए, मेहनत इनकी है। तो कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी थी कि जो लैंड है, देखो तीन चीजें होती हैं आपकी इंडस्ट्री में, लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल का मतलब है यहाँ पे पैसा। देखो कैपिटल इकोनॉमी में किसी भी ऐसी चीज को रेफर किया जाता है जो आगे और प्रोडक्टिव चीजें बनाने में मदद करेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी वो ये कहती है कि लैंड, लेबर और कैपिटल ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करे। कैसे लैंड को चलाना है, कैसे लेबर कितनी रखनी है और कैसे कैपिटल इन्वेस्ट करना है, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करे। कम्युनिस्ट इकोनॉमीज का कहना तो कुछ सरकार का है। लेबर सरकार की हो, जैसे आप अगर काम कर रहे हो आपको बस सरकारी ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देनी है कि मैं काम करना चाहता हूँ। सरकार की मर्जी है, आपको चाहे खेत में लगाए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे बिठाए, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करने लगाए, बस काम मिलेगा आपको। काम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, घर मिलेगा, सरकार की तरफ से सब कुछ। और सरकार का ही पैसा होगा, सरकार सब में इक्वल बांटने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। प्राइवेट काम छोटे मोटे होते थे, जैसे कोई रिपेयर का काम हो गया, कोई गैराज हो गया, ऐसी चीजें। और कोई बड़ी स्केल फैक्ट्री, लैंड, कुछ भी प्राइवेट लोग नहीं ओन कर सकते, सब कुछ सरकार का होता था सोवियत यूनियन में। घर भी सरकार का है, जॉब भी सरकारी है, खेत भी सरकार के हैं, फसलें भी सरकारी है, सब कुछ सरकार का है। अब इसके कारण क्या है, यहाँ पे आपको कोई फ्रीडम नहीं मिल रही है, आजादी नहीं है। पर यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखा जाएगा कि जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो सरकार की अब जिम्मेदारी है कि वो पूरी हो। तो अब आपके ऊपर है, आप क्या चुनना चाहोगे? क्या आप आजादी को चुनना चाहोगे कि आप जो करना चाहो वो कर सको, या बेसिक नीड्स को चुनना चाहोगे कि आपकी बस जरूरतें पूरी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार आपसे जो मर्जी करवा रही हो। ठीक है, ये सरकार की मर्जी है। मतलब ऐसा इनह्यूमन काम नहीं है कि 10-15 घंटे काम करवा रहे हैं, काम वही 8 घंटे ही। बस बेसिक नीड्स पर सबको बराबर सरकार फैसिलिटी दे रही है। अब इंडिया ने एक डेमोक्रेसी बनना था। देखो हम चाहते थे कि हमारे गरीबों का भला हो, तो हम चाहते थे बेसिक नीड्स तो पूरी हो। पर वहीं पे अगर हम डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं, डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल ही फ्रीडम है, हमने एनसीईआरटी पॉलिटी में पढ़ा। तो हमें इन दोनों का एक बैलेंस बनाना था। ठीक है, हमने जो सिस्टम चूज किया वो था आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, इसमें सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं और वो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिलके करते हैं। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तीनों के तीनों आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों करेंगे। यानी कि इंडिया के अंदर हमने फैसला किया कि देखो हम चीजों को दो हिस्सों में बांट देंगे। देश की बेसिक नीड्स क्या हैं और आपकी लग्जरी क्या है। बेसिक नीड्स सरकार पूरी करने में लग जाए और लग्जरी हम प्राइवेट सेक्टर को भी एग्जिस्ट करने दें। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, सरकार फिर अपनी ड्यूटीज से रिटायर हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर बेसिक नीड्स भी टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में प्राइवेट सेक्टर को दे देते तो सी प्राइवेट सेक्टर, दो प्रॉब्लम थी। एक तो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट कर सकता था वही आगे बढ़ता, तो इनइक्वालिटी और ज्यादा ग्रो करती। दूसरा, प्राइवेट जितने लोग थे उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे देश को ही डेवलप कर दें, क्योंकि इतने तो अमीर लोग ही नहीं थे। इसी कारण सरकार ने बेसिक जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया कि जब तक प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं है तब तक हम टेक ओवर करते हैं। ठीक है, इसी के चलते हुए आपकी सरकारी कंपनियां बनाई गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिन्हें कहते हैं, शॉर्ट में पीएसयूज। ठीक है, और इन्हें जिम्मेदारी दी गई इंडिया की डेवलपमेंट की। अब मिक्स इकोनॉमी में देखो, एक साइड पे गवर्नमेंट सेक्टर और एक साइड पे प्राइवेट सेक्टर, दोनों ने एग्जिस्ट करना था। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है, देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, लिस्ट तैयार की, दो लिस्ट तैयार की, एक रिजर्व लिस्ट और दूसरी ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट का मतलब है ऐसी चीजें जहां पे सरकार खुद काम करेगी। ठीक है, ज्यादातर चीज
चीजें जैसे 95% जो चीजें थी के अंदर इनइक्वालिटी ना बढ़े, ठीक है, अमीर और अमीर ना होते रह जाएं और फैक्ट्रियां लगा के सब कुछ। तो सरकार ने क्या बोला कि देखो जो रिजर्व लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सरकारी फैक्ट्रियां लग सकती हैं और कोई भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ सकता। ट्रांसफर लिस्ट में वो सब्जेक्ट से जहां पे आपके प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज ओपन कर सकती थी, पर इसमें बहुत ही सिलेक्टेड चीजें थी, बहुत ही कम चीजें थी। और इसके अलावा ये जो ट्रांसफर लिस्ट थी ऐसा भी नहीं था जैसे आज अगर आपने बिजनेस शुरू करना है, सी अगर कोई कॉम्प्लेक्स बिजनेस भी करना है, सिंपल से लाइसेंसेस अब लगते हैं और जल्दी बिजनेस शुरू हो जाता है। पर उस टाइम पे अगर आपको कोई आम बिजनेस भी शुरू करना है, एक किराने की दुकान भी खोलनी है ना, आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे, ठीक है। ये इंडिया के अंदर ना एक लाइसेंस राज बन गया। पर लाइसेंस राज क्या होता है? जहां पे आपको हर चीज की परमिशन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये लाइसेंस लेने आसान नहीं होते थे, सरकारी ऑफिस के बार बार गेड़े मारने पड़ेंगे। तो अपने आप ही लोगों के जब इतने ज्यादा चक्कर लगने लगे तो हर जगह रिश्वत खिलाना, सब कुछ कराना, तो जैसे ब्रिटिश राज था इसे लाइसेंस राज नाम दे दिया गया कि लाइसेंस लेने ही बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लाइसेंस थे और हर जगह जाके पैसे खिलाने पड़ते थे, तो बिजनेस करना प्राइवेट सेक्टर का सरकार ने एग्जिस्ट करना मुश्किल कर दिया था। दो हमने सोचा मिक्स इकोनॉमी था, पर लोगों में नेशनलिज्म ये सब कुछ इतना कि सरकारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर से नफरत, ये इतना ज्यादा पॉपुलर था कि सरकार वोट बैंक और ये सारी चीजों के चलते हुए हर चीज के ऊपर लाइसेंस लगा दिए गए, ठीक है। लाइसेंस लेना तब थोड़ा बहुत आसान होता था, आसान तो तब भी नहीं होता था, रिश्वत हर चीज खिलवानी पड़ेगी अगर आप बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री खोल रहे हो। अगर प्राइवेट सेक्टर बैकवर्ड एरिया में खोल रहा है तब सरकार थोड़ी प्रायोरिटी देती थी कि हाँ लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। देखो बैकवर्ड एरिया क्यों, शहर के अंदर सेक्टर अगर बैकवर्ड एरिया में जाके फैक्ट्री ओपन करेगा, वहां आसपास कोई छोटी मोटी उसके आसपास दुकानें खुलने लगेंगी। इसे अगर कोई स्पेयर पार्ट चाहिए वो सप्लाई करने के लिए वहां पे छोटी मोटी कोई फैक्ट्री खुल जाएंगी, तो एक पूरे एरिया की डेवलपमेंट होने लग जाएगी। छोटे छोटे शहर कई बार आपके इसी तरीके से डेवलप हुए हैं। अगर आप कई बार शहरों में ट्रैवल करोगे ना, बहुत पुरानी एक सिंगल कोई सेंटर में फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है, सारा शहर उसके आसपास ही बन गया, ठीक है। वो इसी तरीके से बना है उस जमाने में, जो ये प्रमोट किया गया कि बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्रीज के लाइसेंस आसानी से दिए जाएं, ताकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर को, मतलब प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करने दें, पर साथ साथ सरकार का भी मकसद पूरा हो जाए इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। पीएसयूज को मेन इंजन माना गया इंडिया के ग्रोथ के लिए। नेशनलाइजेशन की बहुत बड़ी पॉलिसी खासकर इंदिरा गांधी के टाइम पे चलाई गई, जहां पे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो थी इंडिया के अंदर, माइनिंग सेक्टर था, एलआईसी जैसी जो कंपनीज थी, ये सब कुछ आपकी प्राइवेट सेक्टर से उठा के पब्लिक सेक्टर में ला दी गई। बहुत सारे बैंक्स प्राइवेटाइज, जो प्राइवेट थे सॉरी, उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। जो जितने सरकारी बैंक्स हैं ये कहीं ना कहीं इसी दौर में बने, क्योंकि पॉपुलर बहुत था वोट बैंक के लिए। अगर सरकारें ये दिखाती थी कि वो प्राइवेट सेक्टर से नफरत करते हैं, वोटें बहुत ज्यादा मिलती थी, तो वो लगी भी इस चीज में रही, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने जो अपना प्लानिंग का तरीका अपनाया था, देखो हमने सोवियत यूनियन से इंस्पायर हुए थे हम, ठीक है। सोवियत यूनियन अपने डेवलपमेंट कैसे कर रहा था देखो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने भी गवर्नमेंट को एक मेन रोल दिया है, सोवियत यूनियन भी सरकारी पब्लिक सेक्टर ही सबसे मेन रोल है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी में। अब जब आपकी सरकार सारा काम कर रही है ना, सरकार के कंट्रोल में चीज है कि मैं कितनी प्रोडक्शन करना लगाना चाहता हूँ। सरकार ने इसी कारण सोवियत यूनियन से एक और मॉडल उठाया इकोनॉमिक प्लानिंग का, जहां पे हमने 5-5 साल के प्लान बनाने थे और टोटल एक 20 साल का प्लान बनाना था, जिसे परस्पेक्टिव प्लान कहने थे। हर 5 साल के प्लान के अंदर टारगेट्स फिक्स करने थे कि हम अगले 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, ताकि 5 साल बाद देख सकें कि हम कितनी चीजें अचीव कर गए और कितनी चीजें रह गई हैं। फिर उसके मुताबिक आगे एडजस्ट करें और धीरे धीरे इंडिया की डेवलपमेंट को इस तरीके से गाइड करें। देखो हमारे ज्यादातर 5 ईयर प्लान फेल ही रहे हैं, टारगेट्स को नहीं मीट कर पाए, पर स्टिल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की पुश देने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे डेवलपमेंट अपने आप में कोई बहुत बड़े स्केल पर नहीं करवा पाए। इनके जो मेन गोल्स थे, ग्रोथ इंडिया की करवानी थी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ठीक है। इनके बारे और बात करते हैं। देखो 5 ईयर प्लानिंग का मेन
4 जो हमारे गोल थे वो ये थे। ग्रोथ, ओह सॉरी, एक मिनट देना। एक, हाँ सॉरी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ग्रोथ का मतलब है कि आपकी देखो जैसे जैसे सरकार और चीज़ों की तरफ इन्वेस्ट करेगी और चीज़ें बनाएगी और फैक्ट्रीज बनाएगी, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप अचीव होगी। उसके बाद जैसे जैसे फैक्ट्रीज लगेंगी, सरकार टारगेट जो सेट करेगी, अल्टीमेटली इसी से तो मॉडर्नाइजेशन आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हो रही हैं, ठीक है, और हमारे सोसाइटी के अंदर उन्हें बिल्ड कर रहे हैं। तो इस तरीके से सेल्फ रिलायंस, देखो आज जो हम सारी चीजें इंडिपेंडेंस के टाइम हम बाहर से, आज भी हमारा गोल आत्मनिर्भर भारत का ही है। सेल्फ रिलायंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तो आप साथ के साथ बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाओगे। तो आपकी अपनी खुद की कोई तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर बाहर कोई देश आपका सामान देना बंद भी कर दे, आप हमेशा अपने बलबूते पे चलते रहो। इक्विटी, देखो जब सरकार इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, सरकार प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान बनाती थी उसमें पावर्टी खत्म करना, कितने घर बनाने हैं, ऐसे सारे टारगेट, एजुकेशन कहाँ लेके जानी है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स कितने बनाने हैं, कितने डॉक्टर ट्रेन करने हैं, ऐसी सारे टारगेट्स भी लेके चलती थी। तो ऑब्वियसली हमारे देश के अंदर ज्यादा बेटर फैसिलिटी सबको मिलेंगी, इसकी भी कोशिश इसके अंदर थी। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि 1991 के रिफॉर्म्स क्या थे और क्यों जरूरत पड़ी, कहाँ ये सारी चीजें गलत जाने लगी। उसका एक शॉर्ट में एक सिंपल वर्ड में आंसर, पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे थोड़ी सी और डिटेल में अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू, सी यू।